हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं जो मुझसे काफ़ी पूछा जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, सही है मेरे लिए या सही नहीं है। तो दोस्तों मैं हमेशा ये बात बोलता हुआ आया हूँ कि कोई एक म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है वो आपके रिस्क प्रोफाइल, आपकी एज, आपके गोल्स पे डिपेंड करेगा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए बता पाना कि ये आपके लिए सही है या नहीं। और दूसरी बात कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड आपको ऐड नहीं करना है, आपको 3-4 म्यूचुअल फंड्स कम से कम अपने पोर्टफोलियो में बनाने हैं और उसके साथ पीपीएफ, एनपीएस, एफडी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगते हैं उसको बना के अपना पूरा एक फाइनेंशियल अपना प्लान आपको बनाना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न देख के आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको हमेशा चीज़ें ध्यान रखनी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। अब आइए दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो इस फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको अपने आप ही एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है क्योंकि ये स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड दो अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं हो। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। करने वाले हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 8,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है और जो उसकी एक्सपेंस रेशियो है वो 0.95% यहाँ पर हमें दिख रही है। अब अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.72, वहीं इसकी शार्प रेशियो है 1.04 और जो टर्नर रेशियो है इसकी वो 0.27 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड के बारे में ये बताता है कि ये फंड कितना वॉलेटाइल है और ये जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ये दिखाती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंड कम वॉलेटाइल है इन ए कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। वहीं शार्प रेशियो हमें ये बताती है कि एक फंड एक्स्ट्रा रिस्क लेके कितनी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है और इसका मतलब ये हो गया कि ये फंड जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी बेटर दे पा रहा है। और शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो ये दोनों ही काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो बेसिकली इसकी जो रिस्क रेशियोज है ये काफ़ी अभी स्टेबल हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं इस फंड की मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो ये सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है 57% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 31% और स्मॉल कैप कंपनीज में 7% के आसपास। वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये 37% पैसा लगा रहा है, वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 20%, उसी तरह सर्विस, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसने 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और दोस्तों इन 5 सेक्टर में मिला के इसने 86% पैसा अपना लगाया हुआ है, यानी कि ये जो मेजर एलोकेशन है इसकी ये 5 सेक्टर में ही दिख रही है। अब दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि ये फंड जो है ये फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर अब हम बात करें इसकी टॉप 10 कंपनीज पे तो इसने जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 9% के आसपास वो अल्फाबेट इंक क्लास सी में लगाया हुआ है, यानी कि गूगल में। तो उसके अलावा आईटीसी कंपनी में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट में भी 8% पैसा है। वहीं बजाज होल्डिंग में 7.5%, फेसबुक पे 6.5%, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी में 6% और परसिस्टेंट सिस्टम में भी 5.5%। उसी तरह हीरो मोटोकॉर्प, अमेजॉन और एमसीएक्स जैसी कंपनी में भी इसने 4.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 25 से 30% जो पैसा है वो इसने फॉरेन इक्विटी में लगाया हुआ है। ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा है इसलिए भी लगता है क्योंकि ये हमारे जो पोर्टफोलियो है उसको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो इसलिए मेरे को हमेशा ये फंड काफ़ी अच्छा लगा है। और इसने जो आईटीसी लिमिटेड भी अपने पास लिया हुआ है 8% की एलोकेशन पे, ये इसने काफ़ी सस्ता है, जब ये लोअर लेवल्स पे चल रहा था तब इसने मार्केट से उठाए थे और ये भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसकी एक एडेड एडवांटेज रहने वाली है। अब अगर हम बात करें इसकी वन टाइम रिटर्न पे, तो अगर आपने अपने पैसा 10,000 रुपये यहाँ पर लगाए होते तो एक साल में वो 10,000 रुपये इसने आपके 17,500 रुपये कर दिए हैं। वहीं 2 सालों में 16,500 रुपये, वहीं 3 सालों में 18,000 के आसपास दिख रहा है पैसा। और 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो इस फंड ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपये 25,000 रुपये कर दिए हैं, जिसकी अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालते हैं तो 20% की यहाँ पर निकल के आती है, यानी कि 5 सालों में इसने आपको 20% पर एनम के हिसाब से लगभग रिटर्न दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर मानी जा सकती है। दोस्तों मुझे लगता है आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको
15% से ज़्यादा की रिटर्न दे रहा है, तो यानी कि वो एक अच्छी रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने एसआईपी इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, तो अगर आप 1000 रुपये पर मंथ से एसआईपी करा रहे होते तो एक साल में आपके लगाए हुए 12,000 रुपये इस फंड ने 15,500 रुपये के आसपास कर दिए हैं, और 2 सालों में वो 24,000 की लागत आपकी 35,000 की हो गई है। वहीं 3 सालों में 55,000 रुपये बन गए हैं, और 6 सालों में अगर हम देखते हैं तो 60,000 रुपये की आपकी लागत इस फंड ने 1,05,000 रुपये बना दी है। और अगर हम इसमें एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं एसआईपी में, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से थोड़ी बेटर रिटर्न यहाँ पे दिख रही है। 5 सालों में 23% के आसपास इसने एसआईपी में रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने जो बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी इस फंड को शामिल किया था, क्योंकि ये फंड एक डाइवर्सिफिकेशन देता है आपके पोर्टफोलियो को अच्छी खासी फॉरेन इक्विटी में भी, और जो इंडियन इक्विटी है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब आइए दोस्तों दूसरे फंड पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरा फंड जो हमने यहाँ पे लिया है वो है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है ये अभी काफ़ी कम चल रहा है। 774 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी अच्छी है, 0.47% की सिर्फ एक्सपेंस रेशो है। जो अगर इसकी हम रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अभी चल रही है 20.36, वहीं जो इसकी शार्प रेशो है वो 0.66 है, और टर्नर रेशो इसकी 0.15 है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होती है उतनी अच्छी होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की पराग पारिक से ज़्यादा है, यानी कि ये फंड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर हमें दिख रहा है। वही शार्प रेशो और टर्नर रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी रहती है, तो ये रेशो भी यहाँ पर थोड़ी कम है। तो पराग पारिक के कंपैरिजन में इसकी ये रेशोज भी थोड़ी कम अच्छी है, यानी कि ये फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतनी जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना पराग पारिक का फंड कर पा रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी एसेट एलोकेशन पे, तो ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में 44% पैसा लगा रहा है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 27% और स्मॉल कैप कंपनीज में 26%। तो दोस्तों इस फंड की ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है यहाँ पे कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी सही इसने एलोकेशन किया हुआ है। हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड लेने का पर्पस है वो ऐसा फंड बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में भी 25-26% पैसा लगा रहा है, वहीं मिड कैप कंपनीज में भी 25-26% लगा रहा है, और लार्ज कैप कंपनी में 44% लगा रहा है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो लेने का पर्पस है वो ये फंड यहाँ पर सॉल्व करता है। और अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 22.32%, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16.42% और इंजीनियरिंग सेक्टर में 13% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं केमिकल सेक्टर में 9% के आसपास और हेल्थ केयर में 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और टोटल जो इसने सेक्टर में एलोकेशन किया हुआ है वो 67% के आसपास लग रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर कंपनीज कौन सी हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे बात करते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 7.5% के आसपास वो इन्फोसिस में है, वहीं आईसीआईसी बैंक में 4.5% और कैनफिन होम्स में भी 4%। वहीं डिविज लैब, एचडीएफसी बैंक, एसकेएफ इंडिया जैसी कंपनीज में भी इसने 3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह एसबीआई, नेट टेक्नोलॉजी, पराज इंडस्ट्रीज और एमटीआर टेक्नोलॉजीज भी इसके फंड में शामिल है। तो दोस्तों ये जो कंपनीज हैं इसको देख के एक चीज़ अच्छी लग रही है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है वो कम है, वो हमने इसके एलोकेशन में भी देखा था, और ये फंड आपको मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज का भी अच्छा एलोकेशन यहाँ पर दे रहा है। अब अगर ये दोस्तों हम बात करते हैं कि इसने रिटर्न कैसी जनरेट की है, तो अब अगर हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे जनरेट करी हुई रिटर्न पे बात करें, तो अगर आपने इस फंड में 1 साल पैसे पहला लगाया होता तो वो पैसे आपने इसके 18,000 रुपये हो गए, यानी कि 87% के आसपास की रिटर्न। वहीं 2 सालों में वही पैसा आपका 17,000 रुपये है, यानी कि 31% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर हम बात करते हैं, और 3 सालों में इसने 19% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में इस फंड ने आपका 10,000 रुपये 25,000 रुपये के आसपास कर दिए, यानी कि 20% के आसपास की पर एनम रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों इस फंड ने और पराग पारिक ने रिटर्न लगभग सेम दी है अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपको कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में चूज करना है वो डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आपने कोई इंटरनेशनल इक्विटी का फंड लिया हुआ है तो हो सकता है शायद आपको पराग पारिक की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े, और आपको एक प्योर फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड चाहिए हो तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमेशा कि आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसा है। आप किसी भी एक फंड को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, उसकी रिटर्न देख के सिर्फ ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है अपने म्यूचुअल फंड का।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने एसआईपी इन्वेस्टर्स को कैसी रिटर्न जनरेट करके दी है। अब अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो इस फंड ने आपका एक साल में 12,000 रुपये लगाए हुए 16,000 रुपये कर दिए, यानी कि 70% के आसपास के रिटर्न। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत 36,000 रुपये कर दी है, यानी कि 46% के आसपास के रिटर्न इसने बनाई है। और 3 सालों में 36,000 की लागत आपकी इस फंड ने 57,000 के आसपास बना दी है। और अगर आपने 5 साल से ही इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो वो 60,000 रुपये आपके इसने 1 लाख से ऊपर बना दिए हैं। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड ने अच्छी दी है, इसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट इसकी रिटर्न भी पराग पारिक जैसी ही यहाँ पर हमें दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तीसरा फंड यहाँ पर कौन सा है। तो तीसरा फंड यहाँ पर जो आया है वो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। और इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो ये थोड़ा हायर साइड पे है, 16,700 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी इसका हायर साइड पे दिख रहा है, 1.22% का एक्सपेंस रेशो यहाँ पर हमें दिख रहा है। और अगर अब हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 22.41 है। शार्प रेशियो इसका 0.57% यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो को देख के एक चीज़ समझ आ रही है कि ये फंड जो है वो वॉलेटाइल भी थोड़ा ज़्यादा है अगर हम इसको पराग पारिक और पीजीएम इंडिया से कंपेयर करते हैं। वही जो शार्प रेशियो है वो हमें यही दिखा रही है कि ये फंड जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी थोड़ी कम जनरेट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू पराग पारिक एंड पीजीएम इंडिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की एलोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम पहले इसकी कैप वाइज बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 59% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 34% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 4.5% पैसा यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन पे बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 25% पैसा लगाया हुआ है और हेल्थ केयर सेक्टर में 14%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 14%, वहीं सर्विस और केमिकल सेक्टर में भी 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों सेक्टर वाइज इसकी एलोकेशन अच्छी दिख रही है। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे सेक्टर माने जा रहे हैं जो अभी आने वाले टाइम में लगातार अच्छा करने वाले हैं। तो इसकी एलोकेशन जो सेक्टर वाइज है वो यहाँ पर मुझे अच्छी दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने टॉप 10 कंपनीज को दी है। अब हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ है 5.5% के आसपास, बजाज फाइनेंस में भी 5.64%, वहीं एलएनटी में इसने 4.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं इन्फोसिस और एचडीएफसी में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, ओयू फाइनेंशियल इंडिया, टीसीएस और माइंडट्री जैसी कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके एलोकेशन दिख रहा है वो मेजरली यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज दिख रही हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस। तो ये मेजरली कंपनी सारी हमें यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज दिख रही हैं। तो ये फंड जो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड वाली फीलिंग यहाँ पर दे रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड की फीलिंग यहाँ पर इसके जो कंपनीज है उसको देखकर मुझे कम आ रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने रिटर्न्स कैसे दिए है। तो अब अगर हम रिटर्न की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता है 1 साल पहले तो वो आपके 10,000 रुपये इस फंड ने 17,000 रुपये कर दिए हैं। वहीं 2 सालों में वो 10,000 रुपये की राशि आपकी आज 15,500 के आसपास दिख रही है और 3 सालों में भी 15,500 के आसपास ही है। वहीं 5 सालों में इस फंड ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपये 22,500 के आसपास कर दिए हैं, यानी कि 5 सालों में इस फंड ने 18% के आसपास की आपको रिटर्न यहाँ पर दी है। और अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो 12,000 की लागत यहाँ पर 15,500 हो गई है 1 साल में। वहीं 2 साल में 24,000 की लागत 33,000 और 3 सालों में 36,000 रुपये आपके 52,000 हो गए हैं। वहीं अगर आपने 5 साल पहले पैसा लगाया होता तो 60,000 रुपये आपके इसने 97,000 के आसपास कर दिए हैं। अब आइए दोस्तों एक बारी हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको ये तीनों ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं तो कितनी पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग यहाँ पर इन फंड से आपको हो रही है। तो अब अगर हम बात करते हैं इन फंड्स के बारे में तो अगर आप पराग पारिक पे बात करें तो टोटल जो पराग पारिक में कंपनीज हैं वो 26 कंपनीज हैं, जिसमें से सिर्फ 10% कंपनीज ही पीजीएम इंडिया में और 4% यूटीआई फ्लेक्सी कैप में। यानी कि पराग पारिक फंड के साथ आप ये दोनों ही फंड्स अगर ऐड भी कर लेते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड का ओवर
ओवरलैप है वो बहुत ही कम है। वहीं अगर हम पीजीएम फ्लेक्सी कैप की भी बात करते हैं तो उसके पोर्टफोलियो में टोटल 41 कंपनीज हैं और पराग पारिक से उसका 14% ही म्यूचुअल फंड ओवरलैप हो रहा है। वहीं यूटीआई फ्लेक्सी कैप से 26% ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों ये तीनों ही फंड्स की जो एलोकेशन है कंपनीज में वो अलग अलग है। तो अगर आप ये तीनों ही फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपनी निजी राय यहाँ पर रखता हूँ तो सबसे अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन देता है हमें फॉरेन इक्विटी के पोर्टफोलियो में। वहीं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्योरली एक फ्लेक्सी कैप इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला लेना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एलोकेशन इसने मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में की हुई है, तो उससे आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ये फंड दे रहा है। वहीं यूटीआई फ्लेक्सी कैप मुझे यहाँ पर इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये लार्ज कैप में और मिड कैप में ही मेजर इसकी एलोकेशन है और इसने जो स्मॉल कैप है उसमें 3-4% ही पैसा लगाया हुआ है, तो ये मोर लाइक अ लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सूट करता है, उसके हिसाब से ही आप इसमें ऐड करें। अपने रिस्क प्रोफाइल को, अपने टाइम होरिजोन को, सब चीज़ों को देखकर ही आपको कोई भी फंड लेना है। सिर्फ रिटर्न देखकर किसी भी फंड में आपको इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करना है। दोस्तों ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड्स पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये वीडियो देखते हुए, तो इसे लाइक करके जाना ना भूलिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।